हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये भी मैंने रेडिट से लिया है। आप में से बहुत लोगों को अननोन नंबर से कॉल आते होंगे और कई बार वो कॉल स्कैम या स्पैम कॉल भी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसे अननोन नंबर से कॉल आया है जिसके बाद जब भी आपके फ़ोन की घंटी बजती है आपके मन में एक डर आ जाता है कि ये उसका कॉल ना हो। ऐसी सेम चीज़ लिली के साथ हुई। एक दिन लिली अपने घर पर बैठकर अपना काम कर रही थी। तब उसे ऐसा लगा कि उसने अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनी, लेकिन उसने वो इग्नोर कर दिया और वो अपना काम करती रही। कुछ देर बाद जब वो कैजुअली अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक कर रही थी तब उसने देखा कि उसे एक मिस कॉल आया है अननोन नंबर से, और वो नंबर का जो एरिया कोड था वो उसी एरिया का था जिस एरिया में वो रह रही थी। उसने और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की वो नंबर की। तब उसे पता चला कि ये नंबर डीएन वेल नाम के एक व्यक्ति को बिलोंग करता है। यह देखकर वो थोड़ी शॉक हो गई क्योंकि उसे पहले भी अननोन नंबर से कॉल आए थे, लेकिन वो कॉल मोस्टली स्कैम या स्पैम कॉल से होते थे। जैसे कि कोई उसे कॉल करके उसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगता था, या फिर उसे डराता था कि अगर आपने डिटेल्स नहीं दिए तो आपके पैसे चले जाएंगे। लेकिन ये एक प्राइवेट नंबर था, लेकिन उसे फिर भी लगा कि ये एक स्पैम कॉल ही होगा, इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और वो अपना रोज़ का काम करने लगी। कुछ देर बाद उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये कॉल उसके लिए ही तो नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने बिजनेस कार्ड्स बांटे थे। लिली पेशे से एक म्यूजिशियन थी और वो हाल ही में काम की तलाश में थी और उसे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली काम चाहिए था। तो उसे लगा कि इसी सिलसिले में किसी ने उसे कॉल किया हो और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। तो उसने सोचा कि वो एक बार कॉल कर पूछ ही लेगी उसे कि उसका कॉल करने का मकसद क्या था। तो उसने उसी अननोन नंबर पर कॉल बैक करने का डिसीजन लिया। कुछ देर रिंग होने के बाद किसी व्यक्ति ने कॉल उठाया और हेलो कहा। आवाज़ सुनकर लिली को लगा कि ये एक ओल्ड वुमेन है। लिली ने कहा, हाय, आपने मुझे करीब 20 मिनट पहले मिस कॉल किया था। सामने से वो ओल्ड वुमेन बोली, जी हाँ, शायद मैंने गलती से आपको डायल कर दिया होगा, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। लिली को पता था कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई पेस पर बढ़ रही है और इस पेस से कंधा मिलाकर ओल्ड लोगों को चलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं मैम, चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ, हैव अ नाइस डे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन रखने वाली थी, डीएन ने कहा, हाँ, मुझे भी याद आया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, शायद कुछ डिजिट मैंने यहाँ वहाँ डायल कर दिए होंगे, इसलिए आपको कॉल लग गया, मुझे माफ़ कीजिए। लिली ने कहा, कोई बात नहीं मैम, चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ, और यह कहकर उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अगले एक वीक तक लिली को कोई अननोन नंबर से कॉल नहीं आया, लेकिन एक वीक बाद फिर से उसकी फ़ोन की घंटी बजी और जब उसने कॉल रेडी चेक किया तो उसने फिर से डीएन वेल का नाम देखा। उसने कॉल उठाकर हेलो कहा। हेलो सुनते ही डीएन ने कहा, हाय, आप तो मार्टिन नहीं हैं। लिली ने कहा, जी हाँ, मैं मार्टिन नहीं, लिली हूँ। डीएन ने कहा, अरे आप तो वही है जिसको मैंने कुछ दिन पहले कॉल किया था, आप तो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगी कि मैंने आपको फिर से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। लिली ने कहा, कोई बात नहीं मैम, ऐसा होता रहता है, मैं विश करती हूँ कि आप अपने हस्बैंड से जल्द बात कर पाए। लेकिन डीएन ने कहा, नहीं, मैं इस बार मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरे भाई को कॉल कर रही थी। लिली ने रिप्लाई में कहा कि ओके मैम, कोई बात नहीं, चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ, और ये कहकर उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। जब रात को लिली सोने वाली थी तो उसके मन में ख्याल आया, एक वियर्ड सा ख्याल, कि डीएन के हस्बैंड और ब्रदर दोनों का नंबर इतना सिमिलर कैसे हो सकता है। लेकिन ये भी उसने कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर दिया और वो सो गई। अगले 2 वीक तक उसे कोई कॉल नहीं आया। उसे लगा डीएन की बात हो गई होगी अपने हस्बैंड या अपने ब्रदर से, लेकिन वो कहते हैं ना, थर्ड टाइम अ चार्म। लेकिन तब तीसरी बार लिली के फ़ोन की घंटी बजी तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी और ये कॉल उसे रात के 2:30 बजे आया था। द फ़ोन की रिंग से वो उठी और उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि डीएन उसे पिछले 1 घंटे से कॉल कर रही थी, और इन सब कॉल के दौरान
वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने तुरंत ही वो नंबर को ब्लॉक कर दिया और फिर से सो गई। सुबह उठकर तब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि डीएन ने उसे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजे हैं। उसे लगा कि डीएन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई होगी कि उसके हस्बैंड या उसका भाई उसका कॉल नहीं उठा रहा है, और यही फ्रस्ट्रेशन उसने अपने वॉइस मैसेजेस में जताए होंगे। या फिर उसने महंगाई बढ़ गई है और टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इस बारे में भी चर्चा की होगी वॉइस मैसेजेस में। लेकिन जब उसने क्यूरियोसिटी में वॉइस मैसेजेस सुने तो उसे उन हर वॉइस मैसेजेस से सिर्फ उसको लंबे लंबे सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे कोई बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। कुछ सेकंड के लिए वो सांसें रुक जाती और ऐसा लगता कि कोई रोने वाला है, लेकिन फिर से वो सांसें कंटिन्यू होती। हर एक वॉइस मैसेजेस में सेम पैटर्न था। लिली को पता था कि डीएन टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या उसे एक वॉइस मैसेजेस भी भेजना नहीं आता? मतलब वॉइस मैसेजेस भेजने में क्या ही मुश्किल है, आपको बस बटन दबाना है और अपने वॉइस रिकॉर्ड करना है और भेजना है। लेकिन लिली को लगा कि डीएन कुछ ज़्यादा ही कई गुजरी है इन चीज़ों पे, तो उसने ये भी एक कोइंसिडेंस मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले 2 महीने तक लिली को कोई कॉल नहीं आया। इन 2 महीनों के दौरान उसे बीच बीच में थोड़ा अजीब लगता था जब वो इन सीरीज़ ऑफ कॉल के बारे में सोचती थी जो डीएन उसे करती थी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे ये सब भूल रही थी। लेकिन 2 महीने बाद उसके फ़ोन की घंटी फिर से बजी। वो अपने फ्रेंड का कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, इसलिए वो जब उठाने गई फ़ोन को तब उसने कॉलर आईडी पर फिर से डीएन वेल का नाम देखा। ये देखकर वो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था डीएन ने उसे कैसे कॉल किया जब उसने डीएन का नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन जब उसने नंबर चेक किया तो उसे पता चला कि ये कोई दूसरा ही नंबर है, ये वो नंबर नहीं था जो लिली ने ब्लॉक कर दिया था। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया और डीएन से कहा, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि मुझे कॉल मत करो, फिर भी तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? डीएन ने कहा, मैं अकेली हूँ। दोनों साइड से कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा था। डीएन ने फिर से कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लिली ने रिप्लाई में कहा, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन ये भी कोई तरीका हुआ कि आप स्ट्रेंजर्स को कॉल कर कर ऐसे परेशान कर रही है? डीएन ने कहा, आप सिर्फ कुछ देर के लिए मेरी बातें सुन लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगी। लिली ने सोचा कि अगर कुछ देर मेरे बात सुनने से डीएन के इमोशनल ट्रॉमा कम हो सकता है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिली ने भी कहा, ओके मैम, बोलिए क्या बोलना है आपको। डीएन ने अपनी दुखद घटना बताना शुरू किया। डीएन ने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत से ही अकेली हूँ, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो मेमोरीज़ है उस वक्त की जब मेरे पास सब कुछ था, मेरे दोस्त थे, खुशियाँ थी, ज़िंदगी थी। लेकिन अब जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं है। जब डीएन अपनी दुखद घटना सुना रही थी तब लिली ने मल्टीटास्क करने का निश्चय किया। उसे शाम को एक कॉन्सर्ट अटेंड करना था, तो उसने डीएन का फ़ोन स्पीकर मोड पर लगाकर वॉश बेसिन पर रख दिया और शीशे के सामने खड़ी होकर वो मेकअप करने लगी। लिली ने कहा, जी ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन क्या आपके साथ आपके कोई एक्सटेंडेड रिलेटिव्स नहीं हैं जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर पाए? डीएन ने कहा, कोई भी नहीं है। लिली ने इस कन्वर्सेशन को थोड़े दूसरे डायरेक्शन में अप्रोच करने का सोचा। उसने कहा, शायद आप अभी नए फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे या ग्रैंड किड्स को भी कॉल करने के बारे में सोच सकते हैं। डीएन ने कहा कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड किड्स मेरा कॉल नहीं उठाते। हाँ, लेकिन ये न्यू फ्रेंड्स बनाने का आइडिया आपका बहुत अच्छा है, मैं इस पे ज़रूर अमल करूँगी। ये सुनकर लिली को लगा, चलो ये कन्वर्सेशन कुछ तो पॉजिटिव मोड पर आ रही है। लेकिन उसी वक्त उससे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे उसके अंदर का इंटरनल बैरियर कोई ब्रीच कर रहा हो। लेकिन उसने इस फीलिंग को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से अपना ध्यान डीएन की कन्वर्सेशन पर एकाग्रत किया। लिली ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप न्यू फ्रेंड्स बनाने पर कंसंट्रेट करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाए, क्योंकि आपके पास अभी भी अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका है। डीएन ने कहा, बिल्कुल,
मैं इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं अभी भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और वो जीने की पूरी कोशिश करूँगी। जब ये बातें चल रही थी तो लिली ने और एक अजीब चीज़ नोटिस की। उसके जो हाथ थे वो अपने आप उसके बाल सहला रहे थे। ये वो नहीं कर रही थी, ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने अपने हाथ फिर से नॉर्मल पोजीशन पर रखे और बातें कंटिन्यू की। डीएन ने बोला, लेकिन जब भी मैं थोड़े होपफुल होने की कोशिश करती हूँ तब मैं फिर से सैडनेस में डूब जाती हूँ। सच में आपकी फैमिली खोना एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस है। ये कहकर डीएन ने उस दर्दनाक एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने कहा, वो एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। हम सब कार में बैठे थे, मेरा भाई गाड़ी चला रहा था और कुछ सेकंड के लिए मेरा भाई का ध्यान रोड से भटक गया और उसी वक्त सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी और शायद उस गाड़ी का ड्राइवर का ध्यान भी भटका हुआ था और हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। लिली ने कहा, यह तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन क्या इसी एक्सीडेंट में आपने अपने भाई को खोया? डीएन ने कहा, सिर्फ भाई को नहीं, पूरी फैमिली को। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी थी और पीछे मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी सिस्टर बैठी थी। लिली ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे एक्सीडेंट को सर्वाइव करने में कितनी ताकत चाहिए होगी और आपको अभी कैसा फील हो रहा होगा। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। कुछ देर तक डीएन बिल्कुल शांत थी। लिली को समझ में आ रहा था कि पुरानी बातें याद करना डीएन के लिए आसान नहीं है और उसे ये भी लगा कि ये कन्वर्सेशन वो कुछ ज़्यादा ही खींच रही है। उसने डीएन की बहुत हेल्प की थी अब तक, तो उसे लगा कि अभी शायद टाइम आ गया है कन्वर्सेशन एंड करने का। लेकिन तब वो ये सोच रही थी तो उसने ये भी नोटिस किया कि वो अपने आप अपने गाल सहला रही थी। अपने आप उसने फिर से अपना हाथ नॉर्मल पोजीशन पर रख दिया। लिली को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक मोमेंट पे वो शीशे के सामने रहकर मेकअप कर रही होती थी और दूसरे मोमेंट अपना मुंह वॉश बेसिन पर झुकाकर वो खुद को शीशे में आंखों से आंखें मिलाकर देख रही होती। उसने सोचा कि चलो अभी टाइम आ गया कन्वर्सेशन एंड करने का। उसने डीएन से कहा, चलिए मैम, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे कॉल एंड करना चाहिए। क्या मैं कॉल एंड करूँ? डीएन ने उसकी बातें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी और कहा, तुम्हें पता है, जब वो एक्सीडेंट हुआ तब मैं फील कर सकती थी कि मेरे सर की हड्डी टूट चुकी है, मेरा स्पाइन स्नैप हो चुका है और मेरा मुंह खून से भर चुका है और वही खून से मैं घुट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही देर ज़िंदा हूँ और मैं उसी पोजीशन में मरने से पहले बहुत तड़पती रही। ये सुनकर लिली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से फ़ोन कट करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन डिया ने अपनी बातें कंटिन्यू की। उसने कहा, लेकिन जब मैं इस दुनिया से तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मैंने तुम्हारे बॉडी का कंट्रोल ले लिया तब मैं सबसे मिल पाऊंगी, फिर हम सब साथ में रहेंगे। यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ, लेकिन बहुत जल्द ये सब ख़त्म होने वाला है। लिली पूरी कोशिश कर कर अपना हाथ से फ़ोन रीच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल फ्रीज थे अभी भी। डीएन ने कहा, इतना तड़पो मत, बस और कुछ ही देर और फिर मैं वहाँ आ जाऊँगी। मैं यहाँ से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हूँ और बाहर जाकर लोगों से बात करने और गाड़ियों की आवाज़ सुनने के लिए भी मैं कब से तड़प रही हूँ। लिली को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द बेहोश होने वाली है। उससे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई तो चीज़ बाहर आने वाली है। डीएन बोली कि मुझे नाज है कि तुमने मुझे फिर से कॉल किया। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए। अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाती तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। अब मैं फिर से नए दोस्त बना पाऊँगी। डीएन की बातें अचानक से लिली को बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। वो अभी भी पूरी कोशिश कर रही थी कॉल कट करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। उस बेहोशी की हालत में भी लिली ने चिल्लाकर कहा, मेरे शरीर से दूर रहो। उसी वक्त लिली को रियलाइजेशन हुआ कि उसने अभी कुछ नहीं किया तो अपने शरीर का पूरा कंट्रोल गंवा देगी। तो उसने एज अ लास्ट रिजॉर्ट अपना सर शीशे पर पटकने लगी और पटकते ही शीशा टूट गया, लेकिन फिर भी डीएन की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। उसने अपना सर ज़ोर ज़ोर से
दीवारों पर पटका। लेकिन इसके बाद भी डीएन की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर में वो अपना सर पूरे ताकत से वॉश बेसिन पर पटकाएगी, और पटकाने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने अपने सर पर कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया हो, जो कभी ठीक ना हो। लेकिन अपनी बॉडी किसी और के हवाले करने से अच्छा उसे मरना मंजूर था। डीएन कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी, तुम एक वेज़ल हो। लिली ने आखिरी बार अपना सर पूरी ज़ोर से वॉश बेसिन पर स्मैश किया। इतनी ज़ोर से स्मैश किया कि वॉश बेसिन ही टूट गया, और वॉश बेसिन और वो दोनों ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर गिरते ही लिली को ऐसा लगा कि उसने थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया है अपनी बॉडी का, और तुरंत उसने जाकर अपना फ़ोन कट कर दिया। और कट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। जब वो चिल्ला रही थी तब उसका कॉल फिर से बजने लगा, और कॉलर आईडी फिर से डीएन वेल का था। उसने फ़ोन फिर से कट किया, लेकिन कट करने के बाद फिर से डीएन ने उसे कॉल किया, और जितने बार वो कट कर रही थी उतने बार उसे डीएन लगातार कॉल कर रही थी, वो भी अलग अलग नंबर से। वो अपने बेडरूम में गई, अपना टूल बॉक्स लेके आई, और उसमें से हथौड़ा निकाल कर उसने अपना फ़ोन मार मार कर तोड़ दिया। वो धीरे से खड़ी हो गई। वो अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके चेहरे का हुलिया पूरी तरह से बदल गया होगा, और शायद उसने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया हो। लेकिन फिर भी ये चीज़ से बहुत खुश थी कि उसके पास अभी भी उसके बॉडी का कंट्रोल है। उसने तुरंत हॉस्पिटल में जाने का डिसीजन लिया। इस इंसिडेंट्स के बाद उसे फ़ोन यूज़ करने में बहुत झिझक होने लगी, लेकिन जब उसने नया फ़ोन ख़रीदा उसके बाद भी उसे डीएन के कॉल आते थे, और कॉल आते ही वो बहुत डर जाती थी और कॉल कट कर देती थी। इसी तरह से डीएन उसे हर मंथ कॉल करती रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे कॉल कम होते गए, और एक टाइम पर कॉल आना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया। जब उसने टेक्स्ट मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुमने ये बहुत गलत किया। मैंने सोचा था कि मैं इस अकेलेपन से आखिर बाहर निकल कर नई दुनिया में जा पाऊँगी, लेकिन तुमने मेरी पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम मरोगी तब तुम उधर उसी जगह पे आओगी जिस जगह पे मैं हूँ, और मैं तुम्हें इतना तड़पाऊँगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। और लास्ट में फ्रॉम डीएन लिखा था। आजकल लिली को बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में खड़ी रहती है जहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन उसे कमरे के उस तरफ एक औरत दिखती है जो कि डीएन है, और वो उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल देती है और उसे वे बैक करती है। उसे उस वक्त ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन उसे जो चीज़ डिस्टर्ब करती है वो ये है कि जब वो इन नाइटमेयर से उठती है तब वो खुद को वे बैक करते हुए पाती है। वो अब ये सोच रही है कि क्या मरने के बाद हम अपने साथ कोई चीज़ लेके जा सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो वो अपने चाहने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती है उसके मरने के बाद उसकी कब्र में उसके साथ एक हथौड़ा भी रख दिया जाए। तो गाइस, यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी स्टोरीज़ हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर भेजिए, और मैं उन स्टोरीज़ को अच्छी तरह से नरेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। वंस अगेन थैंक यू।